ये जो हज़ारा बरादरी की नस्ल कशी की जा रही है, इसकी क्या तारीख है? ये कब शुरू हुई और क्यों शुरू हुई? और क्या ये जो उनका कत्लेआम किया जा रहा है, ये कोई आम दहशतगर्दी के टैक्स हैं या ये उनकी प्रॉपर नस्ल कशी की जा रही है? जब भी इन टैक्स के ऊपर रियासत पे या गवर्नमेंट पर तनकीद की जाए तो कहा जाता है कि इसके पीछे इंडिया है। क्या लश्कर जंगी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है? क्या लश्कर जंगी के से जितने भी एफिलेटेड लोग हैं वो इंडिया में खुल्लम खुल्ला फिर रहे हैं? क्या लश्कर जंगी को इंडियन आर्मी तोहफे देती है? क्या लश्कर जंगी से जो एफिलेटेड लोग हैं वो इंडिया में इलेक्शन लड़ते हैं? एफसी बलूचिस्तान का जो मंथली बजट है वो है 91 मिलियन रुपीज़ और एनुअल बजट 1 अरब रुपये। तो इतने बड़े बजट का मकसद क्या है कि जब वो हज़ारा बरादरी के लोगों को सिक्योरिटी मुहैया करने में पिछले कई सालों से फेल हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, द वीकली शो में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम एक बड़ा अहम मौजू जो है वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली क्योंकि हमने काफ़ी रिसर्च की है इसके ऊपर, उसको डिस्कस करेंगे। वो इशू ये है कि आपने सुना होगा कि कोयटा में एक बड़ा एक दर्दनाक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। कोयटा के करीब एक कोल माइन थी जहाँ पे हज़ारा बरादरी के 11 जो कोल माइनर्स थे उनको आइडेंटिफाई करके उनको किस तरह हलाक किया जाए, तो उस पर बात करेंगे। उसके अलावा ये जो एथनिक क्लिनजिंग है ये कब स्टार्ट हुई, कौन से ग्रुप्स इसके पीछे हैं और क्या रियासत की इन ग्रुप्स को बैकिंग है और ये ख़त्म कब होगा, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, 3 जनवरी को साल के आगाज़ में ये एक बड़ा दर्दनाक वाक़या पेश आया। बलूचिस्तान में कोयटा से करीब एक कोल माइन थी, वहाँ पे मुसल्लह दहशतगर्द गए हैं और वहाँ पे उन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की एक ऑफिशियल के स्टेटमेंट के मुताबिक उन्होंने हज़ारा बरादरी के लोगों को आइडेंटिफाई किया सबसे पहले, बाकियों को छोड़ दिया और इनको वहाँ पे पहले इनके वहाँ पे थोड़ा इन पे तशद्दुद किया। उसके बाद इनके हाथ बांधे, आंखों में पट्टियाँ बांध उनको करीबी पहाड़ी पे ले गए और वहाँ पर इनको कत्ल कर दिया, गोलियों से इनको छलनी कर दिया। जो तथा तस्वीर सामने आई हैं वो ऐसी हैं कि वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता, यानी कि इतनी उनको दर्दनाक तरीके से मारा गया। उसके बाद जो प्रोटेस्ट वगैरह हुए और जो सूरत हाल इस इंसिडेंट की डिटेल्स हैं वो सब आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में देख ली होंगी, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर बात नहीं करूँगा। मैं जिस चीज़ पर बात करूँगा वो ज़्यादा अहम है और वो ये है कि ये जो अटैक्स हैं, ये जो सीरीज़ ऑफ अटैक्स हैं, बल्कि ये आम अटैक्स नहीं है जिस तरह पंजाब में भी होते हैं अटैक्स, खैबर पख्तूनख्वा में भी होती हैं, लेकिन ये उससे मुख्तलिफ हैं। ये हज़ारा बरादरी की नस्ल कशी की जा रही है, ये क्यों हो रही है, कब स्टार्ट हुई और कौन लोग इसके पीछे हैं, इस सब पे तफसीली बात करेंगे। तो शुरू करते हैं इसकी हिस्ट्री से। हज़ारा बरादरी की जो परसिक्यूशन हो रही है वो कोई नई बात नहीं है। इवन अगर इसको हम ट्रेस करें तो ये पाकिस्तान बनने से भी पहले की है, क्योंकि ये ओरिजिनली बिलोंग करते हैं अफ़गानिस्तान से। तो देखा गया है कि मिड 19th सेंचुरी में जब अफ़गानिस्तान को रूल कर रहे थे अमीर अब्दुल रहमान, जो कि बहुत से स्टोरियंस के मुताबिक किरदार अदा कर रहे थे ब्रिटेन का एक एज अ फ्रंट मैन अफ़गानिस्तान में, उन्होंने एक मैस जेनोसाइड किया हज़ारा कम्युनिटी का, जहाँ पे वो रहते थे, जो हज़ारा डोमिनेटेड एरिया था अफ़गानिस्तान में, जिसमें जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि सैकड़ों की तादाद में हज़ारा कम्युनिटी के लोगों को कत्ल किया गया। उसके बाद वो वहाँ पे रहे, उन पे मजालिम बढ़ते गए और फिर अर्ली 19th सेंचुरी में उन्होंने हज़ारा कम्युनिटी एक बहुत बड़ी तादाद ने कोयटा में माइग्रेशन की और यहाँ पे सेटल हुए। उस टाइम ये ब्रिटिश आर्मी का कंटोनमेंट होता था, तो बहुत से लोगों ने उसके बाद ब्रिटिश आर्मी भी ज्वाइन की और पाकिस्तान बनने के बाद वो पाकिस्तान आर्मी में आए और यहाँ सर्व किया, जिसमें एक जो बड़ा प्रोमिनेंट नाम है वो जनरल मूसा खान का है, जो हज़ारा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। उसके बाद जब सोवियत इन्वेजन हुई अफ़गानिस्तान में, तो अफ़गानिस्तान में एक दफ़ा फिर उनकी परसिक्यूशन स्टार्ट हुई और इस दफ़ा ये स्टार्ट हुई तालिबान की तरफ से। और जब ये हुई स्टार्ट, उसके बाद दोबारा एक दफ़ा एक बड़ी तादाद में हज़ारा कम्युनिटी ने पाकिस्तान में माइग्रेट किया और कोयटा में गए और उसके बाद जो है जो पाकिस्तान में उनकी परसिक्यूशन है वो उसका आगाज़ हुआ। पाकिस्तान में हालात ख़राब हुए हैं 1979 में, जब ईरान में है ये इस्लामिक रेवोल्यूशन। उसके बाद पाकिस्तान में शिया इन्फ्लुएंस बढ़ी है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स और सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट के बिल्कुल मुखालिफ थी। उसके बाद वो प्रॉक्सी स्टार्ट हो गई हैं मशहूर ज़माना, जो सबको पता है किस तरह फंडिंग हुई यहाँ पे सऊदी अरेबिया की तरफ से मदारिस में, और ताकि जो शिया इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर किया जाए। और उसके पैरेलल एक और चीज़ चल रही थी पाकिस्तान में, वो थी ज़िया-उल हक की इस्लामाइजेशन। उसका मकसद भी मोर और लेस यही था कि शिया इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जाए, क्योंकि वो
उनको सपोर्ट थी यूनाइटेड स्टेट्स की और सऊदी अरेबिया की। और इसी दौरान एक जमात इस्टेब्लिश हुई जिसका नाम है सिपाही साहबा पाकिस्तान। अगर ये कहा जाए कि ये जमात पायोनियर है सेक्टेरियन वायलेंस के पाकिस्तान में, तो ये गलत नहीं होगा। ये 1985 में बनी और इसको लीड कर रहे थे हक नवाज जंगवी, जो कि जंग के एक आम से क्लैरिक थे। इस जमात के बनने के बाद 1980s में 85 के बाद ही पहली दफ़ा पाकिस्तान में कुछ पोस्टर्स कोयटा में भी दीवारों पर लगाए गए और बाकी पाकिस्तान के इलाकों में भी जहाँ पे शिया बरादरी रहती थी उन पोस्टर्स पे साफ साफ लिखा शिया काफिर है। इस तरह के जो हेटरेट बेस्ड पोस्टर्स थे वो लगाए गए पूरे पाकिस्तान में और उन पोस्टर्स के ऊपर सिपाही साहबा का नाम मौजूद था। सिपाही साहबा और हक नवाज जंगवी ने बहुत ही कम मुद्दत में बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली और इसकी एक वजह तो ये थी कि उनको रियासत की पूरी सपोर्ट हासिल थी, जनरल ज़िया की पूरी सपोर्ट हासिल थी। दूसरी ये थी कि वो जिस तरह की स्पीचेस करते थे नफ़रत अंगेज़, जिससे वो नफ़रत अंगेज़ी फैलाते थे पूरे पाकिस्तान में, उसकी वजह से उन्होंने बड़ी जल्दी पॉपुलैरिटी हासिल की। जिस तरह से हमने देखा कि खादिम हुसैन रिजवी ने हासिल की और क्यों हासिल की, कैसे हासिल की, वो सब आपके सामने है। तो उसके बाद जो है पहले तो मामला सिर्फ स्पीचेस के हद तक था, उसके बाद चीज़ें ऐसा ऐसा वायलेंट होती गई और 1990 में हक नवाज जंगवी को कुछ शिया मिलिटेंट्स ने कत्ल कर दिया। उस वक्त तक एक शिया एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी इस्टेब्लिश हो चुका था जिसका नाम था सिपाही मोहम्मद, और ये उसी रिएक्शन में इस्टेब्लिश हुआ था कि जो अटैक्स हो रहे थे शिया कम्युनिटी पे, उसके रिएक्शन में ये इस्टेब्लिश हुआ और फिर वायलेंस था वो दोनों साइडों से शुरू हो चुका था। ऑल दो जो स्केल सिपाही साहबा का था वायलेंस का वो सिपाही मोहम्मद का नहीं था, लेकिन दोनों तरह से वायलेंस शुरू हो चुका था और इसी के नतीजे में एसएसपी की जो पूरी लीडरशिप है हक नवाज जंगवी से लेके आज़म तारिक तक, ज़ियाउद्दीन फ़ारूकी तक, वो सारे कत्ल हुए हैं। और उसके बाद 1996 में एक जमात तश्कील पाई है जो कि ऑफ शूट थी सिपाही साहबा की, इसका नाम था लश्कर जंगवी। ये वो जमात है जिसके बनने के बाद हज़ारा कम्युनिटी की जो आप कह लें कि जो तारीख रातें वो शुरू हो चुकी थी, क्योंकि इससे पहले तक उन पर अटैक्स नहीं हो रहे थे और इस जमात के बनने के बाद ही माइनर अटैक्स जो थे वो हज़ारा कम्युनिटी के ऊपर शुरू हो चुके थे। 2003 में एक मेजर अटैक हज़ारा कम्युनिटी में हुआ जब 3 मुसल्लह अफराद जो हैं जुम्मे के दिन उनकी इमाम बारगाह में दाखिल हुए और खुल्लम ने वहाँ पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 53 लोग जो हैं वो शहीद हुए। उसके बाद छोटे स्केल पे बड़े स्केल पे भी वाक़यात कुछ होते गए और 2009 में एक और सिलसिला स्टार्ट हो गया। उसमें इन अटैक्स के अलावा जो प्रोमिनेंट लोग हज़ारा कम्युनिटी पे उनको कत्ल आम भी शुरू हो चुका था। 2009 में डॉक्टर अदीब इकबाल जो कि कोयटा सिविल हॉस्पिटल में एक बड़े अहम अहदे पर फाइज थे, उनको कत्ल किया गया। और इसी दौरान लश्कर जंगवी के जो बलूचिस्तान यूनिट था उन्होंने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी की जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें ये बताया गया कि कहा गया कि शिया काफिर हैं और इनको कत्ल करना बिल्कुल जायज़ है, ये वाजिबुल कत्ल हैं और वो जो लश्कर जंगवी है वो पाकिस्तान की सरजमीन से शियों का ख़ात्मा कर देगी। तो आप अंदाज़ा लगाएं इस तरह खुल्ला नफरत अंगेज़ी की जाती थी और अटैक्स होते थे, उसके बावजूद रियासत की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। नाज़रीन, अब आपको मैं कुछ वो वाक़यात बताता हूँ जो 2010 से लेकर अब तक हज़ारा कम्युनिटी के ख़िलाफ़ हो चुके हैं और इन वाक़यात की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लश्कर जंगवी ने ली थी। पहला वाक़या 3 सितंबर 2010 को हुआ जब एक हाई मैग्नीट्यूड का सुसाइड अटैक हुआ एक रैली के ऊपर जो कि ऑर्गेनाइज करवाई थी मामी और स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने। इस अटैक में 56 लोग जो शहीद हुए और इस अटैक जो था ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लश्कर जंगवी ने ली और उस टाइम लश्कर जंगवी को लीड कर रहे थे मलिक इसहाक। उसके बाद 19 सितंबर 2011 को एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये वाक़या मैं उन लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो ये समझते हैं कि ये जो अटैक्स हो रहे हैं हज़ारा बरादरी के ऊपर, ये वही अटैक्स हैं जो पंजाब में भी होते हैं, KPK में भी होते हैं। वो लोग ये नहीं मानते कि ये अटैक्स जो हैं ये नस्ल कशी की जा रही है हज़ारा बरादरी की, और ये हमें पता चलता है इस तरह के अटैक से। इस अटैक में क्या हुआ कि ये हज़ारा बरादरी के कुछ लोग और उसके अलावा कुछ सुन्नी लोग भी ज़ियारतों के लिए जा रहे थे ईरान, और वहाँ पे बस रोक के जो शिया हज़रात थे उनको बस से निकाल के उनको मारा गया और बाकियों को नहीं मारा गया। और ये जो सारा मामला पेश आया ये बाद में बताया जो उस बस के ड्राइवर थे खुशहाल खान, उन्होंने बताया कि किस तरह दहशतगर्द जो हैं वो बस के अंदर दाखिल हुए
उन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि सुन्नी कौन है, नामों से उनके सारों के उन्होंने कार्ड्स पकड़े, आइडेंटिटी कार्ड्स, वहाँ से जो उनको नाम की बेस के ऊपर उनको सुन्नी लगा, उनको उन्होंने कहा कि वो भाग गए। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जो शिया थे वो बस के अंदर रह गए। उसके बाद उन्होंने उनको बस से निकाला और छलनी कर दी उनको गोलियों से। ये इस वाक्य से पता चलता है कि ये जो है टारगेट स्पेसिफाइड, इनको टारगेट किया जा रहा है ताकि इनकी नस्लकशी की जाए, और इनको हम जो आम अटैक्स हैं उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इस अटैक के बाद मलिक इसहाक को जो है वो हाउस अरेस्ट कर दिया गया और कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। और इसी अटैक के मौके के ऊपर जो उस टाइम के बलूचिस्तान के सीएम थे असलम रईसानी, उन्होंने एक इंतहाई आप कहें कि इनसेंसिटिव और एक अफसोसनाक स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में लाखों लोग रहते हैं, अगर 40 मारे भी गए हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और मैं जो हूँ लवाहिकीन के लिए टिश्यू पेपर्स का जो है एक ट्रक जो है वो भिजवा देता हूँ। अगर मैं सियासतदान ना होता तो मैं तंबाकू भिजवाता। तो ये देखें जो उस टाइम के हमारे जो जो रिप्रेजेंटेटिव थे रियासत के, जो सियासतदान थे, उनका क्या रवैया था इस मामले के ऊपर, और क्या उनकी स्ट्रेटजी थी, और वो किस तरह के बयान जो थे वो जारी कर रहे थे। उसके बाद 10 जनवरी को 2013 को ये कहा जाता है कि इस साल सबसे ज़्यादा खून रेजी की गई। इस साल के शुरू में ही एक ही दिन 10 जनवरी को ट्विन अटैक्स हुए। पहला जो अटैक है वो जो आलमदार रोड पे एक स्नूकर क्लब है वहाँ पे हुआ। उस अटैक के बाद जब वहाँ पे रेस्क्यू के लोग आए, हेल्थ वर्कर्स आए, बाकी लोग इकट्ठा हुए, तो 10 मिनट के बाद ही दूसरा अटैक उसी जगह पे हुआ। और इस अटैक के नतीजे में कम से कम जो 100 लोग थे वो शहीद हुए। और अभी ये खौफ की फ़िज़ा ख़त्म नहीं हुई थी कि एक महीने के बाद 17 फरवरी 2013 को एक और अटैक हुआ हज़ारा टाउन की सब्ज़ी मंडी में। और इस अटैक में भी 84 लोग शहीद हुए। और यानी कि इन 2 महीनों के दौरान तकरीबन 250 लोग जो थे हज़ारा कम्यूनिटी के वो शहीद हो चुके थे। और इस अटैक के फ़ौरन बाद अहले सुन्नत वल जमात जो कि लेक्स्टर जंगवी का एक पॉलिटिकल विंग है, उन्होंने एक जलसा मुनक्किद किया कोयटा में ताकि इन अटैक को सेलिब्रेट किया जा सके। और इस जलसे में रमज़ान मेंगल जो कि ASWJ के बलूचिस्तान के चीफ थे, उनको अप्रिशिएट किया गया कि किस तरह उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, और उनको ये कहा जा रहा है कि आपने सेंचुरी मुकम्मल की है। इस सेंचुरी से मुराद ये है कि 10 जनवरी को जो अटैक हुआ था उसमें 100 लोग शहीद हुए थे। तो नाज़रीन, आपने ये देखा वीडियो में कि कैसे जो है इनको ग्लोरीफाई किया जाता था, मर्डरर्स को और इन अटैक्स को, और ये खुल्लम खुल्ला दिलसम होता था और कोई पूछने वाला नहीं था। और इसी तरह ये टैक्स बढ़ते गए आहिस्ता आहिस्ता। और फिर 2018 में जलीला हैदर जो कि एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उनका ताल्लुक भी हज़ारा कम्यूनिटी से, उन्होंने बाकी कुछ हज़ारा कम्यूनिटी के मेम्बरान के साथ एक धरना दिया और भूख हड़ताल का ऐलान किया। ये हड़ताल ख़त्म हुई चौथे दिन जब वहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा आए और उन्होंने इंश्योर करवाया कि आइंदा ऐसे कोई टैक्स नहीं होंगे और जो लवाहिकीन उनको इंसाफ मिलेगा। लेकिन उस बयानात का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं बदली। 2019 में अगले ही साल रमज़ान मेंगल, जिसको जो मैंने आपको पहले बताया, जो कि ASWJ के जो कि लेक्स्टर जंगवी का एक पॉलिटिकल विंग है, उसके बलूचिस्तान के चीफ थे, उनको जब पुलिस ने रिहा किया तो रिहाई के 3 दिन बाद ही अगला अटैक हुआ हज़ारागंजी की वेजिटेबल मार्केट में, जिसमें 20 लोग शहीद हुए। और उसके बाद जो अगला अटैक है उसके बाद 2019 के बाद वो अभी हुआ 2021 में 3 जनवरी को, जिसकी डिटेल्स जो है वो मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। लेकिन पिछली 2 दिहाइयों में अब तक हज़ारा कम्यूनिटी के ऊपर 100 से ज़ायद अटैक्स हो चुके हैं और इन अटैक्स में तकरीबन 1000 से ज़ायद लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बलूचिस्तान में अमन कायम करने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बरकरार रखने के लिए कौन से जो फोर्सेस हैं, कौन से इदारे जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। इस हवाले से 2 लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज काम कर रही हैं। एक लेविस पुलिस है जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर आती है, दूसरी जो है वो FC बलूचिस्तान फ्रंटियर कोर्प्स बलूचिस्तान है जो कि आर्मी का इदारा है। अब जो करंट गवर्नमेंट है बलूचिस्तान की, और जो ये आपको बताता चलूँ कि जो FC बलूचिस्तान है वो जो सेंसिटिव एरियाज़ जितने भी हैं बलूचिस्तान में, सेंसिटिव एरियाज़ हैं, उसको हैंडल करती है। बलूचिस्तान की जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने अभी बयान जारी किया कुछ अर्सा पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि FC बलूचिस्तान का जो मंथली बजट है वो है 91 मिलियन रुपीज़,
और एनुअल बजट है 1 बिलियन, 1 अरब रुपया। तो इतने बड़े जो बजट है उसका पर्पस क्या है जब एफसी बलूचिस्तान जो है वो हज़ारा बरदरी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में फ़ेल हो चुकी है पिछले कई सालों से, और उनको ये पता भी है कि वो एक वल्नरेबल कम्युनिटी है। उसके बावजूद उनकी जो जान माल का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो एफसी बलूचिस्तान नहीं कर पा रही। इस मामले में जब भी रियासत या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया जाता है तो एक स्टेट नैरेटिव सामने आता है जी कि इसके पीछे, इन अटैक्स के पीछे, बलूचिस्तान में जो भी अटैक्स हो रहे हैं उनके पीछे इंडिया है। तो ये इस तरह के आर्गूमेंट सुन के जो है ना, मुझे वो शाह जाफरी का वो शेर याद आ जाता है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफ़िला क्यों लूटा, मुझे राजदनों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। तो दूसरा ये है कि लश्कर जंगवी जो है, जो हज़ारा कम्युनिटी में जो मेजॉरिटी ऑफ द अटैक्स हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद क्लेम कर चुकी है। क्या वो कोई इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है? क्या उसके हेड क्वार्टर्स इंडिया में है? क्या वो फंक्शनिंग साल इंडिया में करती है? क्या उससे जो मुंसलिक लोग हैं वो इंडिया में खुल्लम खुला घूमते हैं? क्या लश्कर जंगवी के लोगों को इंडियन आर्मी तोहफे देती है? क्या वो इंडिया में इलेक्शंस लड़ते हैं? तो ये अभी आपने जिन लोगों की तस्वीरें देखी हैं, ये अहमद लुधियानवी, रमज़ान मेंगल, मसरूर जंगवी, आज़म तारिक और मुआविया आज़म तारिक, ये सारे लोग जो हैं ये लश्कर जंगवी से मुंसलिक रहे, इनका पास्ट रिकॉर्ड है। और अगर उससे मुंसलिक नहीं है तो ये ASWJ के साथ मुंसलिक हैं, जो कि लश्कर जंगवी का एक पॉलिटिकल विंग है। और इनकी जो सारी कार्रवाइयाँ और पाकिस्तान में जिस तरह ये काम करते हैं और रहते हैं, ये सबको पता है। तो ये क्या इसके पीछे भी इंडिया है? तो अगर ये मान भी लिया जाए कि कुछ अटैक्स के पीछे इंडिया है, और हो भी सकता है, कुलभूषण जाधव का सारा केस अब आपके सामने है, तो फिर भी ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, क्योंकि जो इन्वॉल्वमेंट जिस किसी की भी हो ये एक इरेलीवेंट चीज़ है, क्योंकि रियासत की ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करेगी। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट तो हम फेल हो चुके हैं। लोग जो हैं, पाकिस्तानी अवाम है, वो टैक्स पे करती है, इसके एवज़ पेश करती है कि उनकी जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, और जो वो टैक्स पे करती है उसी से तनख्वाही जाती हैं सिक्योरिटी एजेंसीज़ की। अगर आप ये नहीं काम कर सकते तो आप बता दें, ताकि फिर आपका भी एहतसाब किया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हज़ारा बरदरी की नस्ल कशी है ये कब ख़त्म होगी? नाज़रीन, ये तब ख़त्म होगी जब इस्टेब्लिशमेंट इन नॉन स्टेट एक्टर्स के ऊपर से अपना हाथ उठाएगी। इनको तोहफे नहीं दिए जाएंगे, ये इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे, बल्कि कोर्ट्स में अपने ट्रायल्स फेस करेंगे उन जराइम की वजह से जो उन्होंने माजी में कमिट किए हैं। तो हम आज़ाद लब के प्लेटफॉर्म से ये अपील करते हैं कि जो स्टेट इम्प्यूनिटी है इसको ख़त्म किया जाए, और बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स की तरह पूरा मन हज़ारा कम्युनिटी को फोर्स ना किया जाए कि वो अपने हकूक़ के लिए हथियार उठा लें। नाज़रीन, इस हफ्ते के लिए इतना ही। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो हमने रिसर्च बेस्ड सारा अकाउंट आपके सामने रखा है हज़ारा बरदरी के जो भी टैक्स हुए हैं, इस पर अपनी फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा और बताइएगा कि हम अपने काम को और कैसे बेहतर बना सकते हैं।